नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए चलते हैं आज एक नया सिद्धांत लेके, जिस सिद्धांत का नाम है भैया पावलोव का सिद्धांत। पावलोव की अनकंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए कुछ बातें पहले जानते हैं। क्या बातें जानते हैं? चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं, है ना, देखते हैं सर इसमें जो सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया। पहली बात, पावलोव ने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा सिद्धांत है? पहला प्रश्न आपका ये उठता है, पावलोव का सिद्धांत, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, इवान ली शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? अगर हम बात कर लें पावलोव के सिद्धांत की, पावलोव का सिद्धांत, है ना, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आपको पता होना चाहिए, एक सबसे पहले पता होना चाहिए प्रयोग, है ना। जो इन्होंने प्रयोग किया है वो किस पे किया था? कुत्ते पर। किस पे किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम था, ये थे कहाँ के, है ना, ये निवासी कहाँ के थे? आपको पता होना चाहिए, रूसी मनोवैज्ञानिक थे या रूसी शरीर शास्त्री थे। क्या थे? शरीर शास्त्री थे ये, रूसी शरीर शास्त्री थे। इनका पूरा नाम था इवान पावलोव था, है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो चलो इधर देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर करा देंगे। मेरा काम है सिर्फ समझाना। अगर हम बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत का, तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। टेट में पहले ही प्रश्न पूछेगा कौन सा सिद्धांत दिया, तो हमें ध्यान रखना है शास्त्रीय अनुबंधन का या प्राचीन सिद्धांत दिया। ये कहाँ के थे? तो आपको ध्यान रखना है, इनका पूरा नाम था इवान पावलोव और ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थी। कॉमन सी बात है ना। प्रयोग किस पे किया था ये भी जान लो। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते की पैरोडिट ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था, अर्थात कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पे किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है 1904 के अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया था और 1904 के अंतर्गत ही इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब प्रश्न ये उठता है, जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में, वो किसके लिए मिला था? तो आपको ध्यान रखना है, जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पाचन व्यवस्था पर कार्य करने के लिए मिला था। किस पे मिला था? पाचन व्यवस्था पर कार्य करने के लिए इन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? पाचन व्यवस्था पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करी जाए इस सिद्धांत का सार क्या है, सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, तो इस सिद्धांत का सार इस प्रकार है। इन्होंने कहा है, यदि किसी व्यक्ति विशेष के सामने कोई वास्तविक उद्दीपक ना हो तो वो कृत्रिम उद्दीपन को ही कभी कभार वास्तविक उद्दीपन मान बैठता है। किसी व्यक्ति कोई वास्तविक उद्दीपक ना हो तो वह क्या करता है? कृत्रिम उद्दीपन को ही वास्तविक उद्दीपन मान लेता है। ठीक है। प्रयोग की कुछ बातें, ये देखो, इसको हम उधर ले जाएंगे। शिकंजे में बंधा कुत्ता है ना। अब देख लो ये कैसे इन्होंने प्रयोग किया, है ना। अब देख लो, चलिए अच्छे से देख लेते हैं और इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। देखो कुछ इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया था, थोड़ा छोटा कर ले, ये इस प्रकार वो ये कह रहा है, पहले कंडीशन क्या थी? बिफोर कंडीशनिंग पहले क्या थी? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया इन्होंने, ये मान लो फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ने क्या किया कि सबसे पहले बैल को बजाया। क्या किया? बैल को बजाया, है ना, घंटी को बजाया। घंटी को बजाया तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कुत्ते को कोई मतलब नहीं रहा क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या आया, जो सेकंड स्टेप था इसमें क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजी, है ना, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, देख लो जरा। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि घंटी बजने के बाद क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। घंटी बजने के बाद क्या आया, तो खाना देख कर इसके मुंह में ये लार आने लगी। क्या आने लगी, लार। और लार को क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स। यहाँ क्या आने लगी, लार आने लगी। अब खाना क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। भोजन क्या है, ये भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब खाना देखकर, खाना देखा तो खाना देखने पर और प्रतिक्रिया क्या होगी, खाना देखने पर रिस्पॉन्स, मतलब लार का आना। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप देख लो कि अब सिर्फ आफ्टर कंडीशन। थर्ड में क्या होगा, ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आने लगी। क्या आने लगी, कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। लार का मतलब रिस्पॉन्स आने लगा। क्या आने लगा, रिस्पॉन्स आने लगा। फिर क्या हुआ, तुरंत घंटी बजाई। क्या हुआ, घंटी बजाई और घंटी बजने के तुरंत बाद खाना, अर्थात फूड प्लस खाना एक तरफ एक साथ आया। तो यहाँ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न कैसे बनेगा, तो कुछ बातें जानो। देखो यहाँ पर ध्यान लेते हैं। अगर वो ये कहे घंटी का बजना क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस है, स्टिमुलस। ठीक। अब खाना का आना अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस है ये। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है इसके बाद थर्ड स्टेप, घंटी का अकेला बजना, घंटी का बजना, तो घंटी का बजना क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और लार का आना कंडीशनल रिस्पॉन्स है। क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या हो गया है, लार का आना। लार का आना क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। फिर दोनों चीज़ें एक साथ आई तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। खाना और घंटी एक साथ, अर्थात खाने को देखकर लार का आना। यहाँ क्या हो गया, खाने को देख कर लार का आना। खाना देखा, खाना देख को लार को दे आया, ये कहलाएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मे बी आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या कर गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। इसमें थ्योरी में अब सिर्फ ध्यान रखना है उपनाम। आपको क्या ध्यान रखना है, उपनाम। देखो भैया एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी उपनाम बनते हैं, है ना, तो उपनाम किससे बनते हैं आप ये बताओ। उपनाम हमेशा इसको ही देख के बनते। अब देखो, जब भी हम उपनाम याद करेंगे तो उपनाम को ट्रिक्स में याद कर लेंगे। देखो उपनाम की ट्रिक, उपनाम, उपनाम कैसे करेंगे यार। देखो यहाँ एक ट्रिक बनाई थी हमने। ट्रिक क्या थी, परंपरागत अनु व क्लासिकल कंडीशन में पाव लाव
बंद कराओ या जाओ। कंडीशन में पावला अनुबंधित होकर सा सहज कार्य करता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि परंपरागत अनुकूलित व क्लासिकल कंडीशन में पावलाव अनुबंधित होकर सा सहज। अब देखो परंपरागत का सिद्धांत हो गया, एक ट्रिक मिल गई। यहाँ है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यहाँ हो गई क्लासिकल का सिद्धांत। यहाँ क्या होगी कंडीशनल थ्योरी या कंडीशन का सिद्धांत। सहज क्रिया का सिद्धांत है ना, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देख पा रहे हैं, तो बस आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, उपनाम पूछेगा। तो पहला उपनाम क्या हो गया, पहला परंपरागत क्रिया का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत। टेट में सिर्फ उपनाम पूछता है। फिर दूसरा देख लो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और देख लो आप कंडीशनल थ्योरी, कंडीशनल थ्योरी है ना। चौथा देख लो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी है ना। आप चाहो तो इसका और देख लो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। आप चाहो तो और देख लो, और भी देख लो, जिसको हम कह सकते हैं सहज क्रिया का सिद्धांत, सहज क्रिया का सिद्धांत। आप चाहो तो और भी देख लेते हैं, परंपरागत थ्योरी हो गया है ना। आप चाहो तो क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है ना। अगर आप चाहो तो इसके और भी उपनाम हैं। तो इस प्रकार 5 और 1 6 1 7 1 लगभग 8 प्रकार के उपनाम हमने जान लिए। ये सारे किससे निकले, इसी से ये सारे सिद्धांत निकले हैं मे भी। और कुछ आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो देख लो, इसको सही से देख लो। अब देखते हैं, चलो हम आपको लिखित में भी देंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, चलो देख लो, फिर और समझा दें। ये तो हमने समझा ही दिया है, अच्छे से देख लेते। पहला सिद्धांत का क्या नाम है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया, पावलोव ने दिया। कहाँ के थे, रूसी मनोविज्ञान के। किस पर प्रयोग किया, क्रोडिट की लार ग्रंथि पर प्रयोग इन्होंने किया। ये कुछ हमने आपको समझाया। कब प्रयोग किया, 1904 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। कुछ बातें सिद्धांत का सार हमने बता ही दिया आपको, है ना। इसमें देखता भोजन, यहाँ क्या था, भोजन वास्तविक उद्दीपक के रूप में था, पहला महत्वपूर्ण। और जो लार ग्रंथियों में लगी नली था, उसको हम नली को इकट्ठा करते थे, देखा ही था
कप अभिलेख उपकरण लार मात्रा प्रयोग की प्रक्रिया फ्लो चार्ट कहलाया। ये प्रश्न आया हुआ है। जो ये इसने प्रयोग किया था, प्रयोग की प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो प्रयोग की प्रक्रिया को फ्लो चार्ट कहा गया। क्या कहा गया? फ्लो चार्ट कहा गया। दूसरी चीज, कुत्ता और भोजन, इस अनुक्रिया से क्या आता था? लार का आता था। हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। भोजन यहाँ क्या था? वास्तविक उद्दीपन था, जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहा गया, यूसीएस कहा गया। क्या कहा गया? यही प्रश्न टेट में पूछता है कि यूसीएस क्या है। तो भोजन का वास्तविक उद्दीपन ही आपका यूसीएस अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूसीएस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। उसके बाद है लार का आना, एक वास्तविक अनुक्रिया है भोजन के बाद। जो वास्तविक अनुक्रिया है इसको यूसीआर कहेंगे। तो प्रश्न यही पूछता है यूसीएस और यूसीआर में क्या संबंध है। तो आपको बताना है भोजन की वास्तविक लार होती है, भोजन के बाद जो लार आती है वो लार भी यूसीआर कहलाएगी। क्या? और भोजन देखकर लालायित होना वो यूसीएस कहलाएगा, है ना। फिर देख लो यहाँ कुत्ता प्लस घंटी, कुत्ता प्लस घंटी एक साथ अनुक्रिया क्या कहलाएगी? लार का आना हो गया। घंटी क्या है? घंटी एवं कृत्रिम उद्दीपक है, कंडीशनल स्टिमुलस है। तो प्रश्न यही उठता, सीएस और सीआर में क्या अंतर है? प्रश्न क्या उठता है? सीएस और सीआर में क्या अंतर है? तो आपको अभी हमने बहुत अच्छे से बता दिया। पहले घंटी बजती थी, है ना, तो घंटी बजी तो घंटी का बजना सीएस, कृत्रिम स्टिमुलस कहलाएगा। फिर उसके बाद कुछ क्षण बाद क्या आता था? खाना आता था। तो खाना देखकर, है ना, घंटी बजने के बाद जो लार आती थी वो आपकी कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता था। तो प्रश्न यही बैठता है सीएस और सीआर में क्या डिफरेंट है? सीएस क्या है या सीआर क्या है? तो सीएस क्या है? कृत्रिम उद्दीपन है। और सीआर क्या है? कृत्रिम अनुक्रिया है। सीआर क्या है? कृत्रिम अनुक्रिया है। यहाँ से बड़े आसानी से आप इस प्रश्न को बना लेंगे। क्या करेंगे? बड़े आसानी से इस प्रश्न को बना लेते हैं। प्रमुख यहाँ शब्दावली देख लो, क्योंकि इस शब्दावली से एक प्रश्न बनता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे टेट दिए हैं, है ना। तो देख लो, आप देख लो। यूसीएस अभी हमने बताया क्या होगा? स्वाभाविक या वास्तविक अनुक्रिया, जैसे भोजन आपका यूसीएस कहलाएगा। यूसीआर क्या होगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। स्वाभाविक या वास्तविक अनुक्रिया होगा, जैसे लार का आना। फिर इसके बाद यहाँ सर कह रहा है सीएस क्या होगा? अभी सीएस और सीआर पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो सीएस क्या था? कंडीशनल स्टिमुलस था, जिसको अनुबंधित कृत्रिम उद्दीपक जैसे भोजन के बाद घंटी आला कहा गया। और सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित या कृत्रिम अनुक्रिया जैसे घंटी बजने पर लार का आना, ये आपकी कहलाएगी। अब देख लेते हैं सर, अगर हम बात कर लें, अभी हमने आपको बताए थे सिद्धांत के उपनाम, है ना। अब देखो थोड़े उपनाम अच्छे से देख लेते हैं। हमने ओरल वहाँ समझा भी दिया था और ट्रिक के माध्यम से उपनाम हमने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया था। चलिए एक एक उपनाम को हम यहाँ देख लेते हैं। पहला उपनाम है यहाँ सर सिद्धांत के परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। पहला क्या नाम है? इसको हम परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जहाँ हमने ट्रिक्स में आपको बताया परंपरागत अनुकूलित व अनुबंधित होकर पावलाव सहसहज कार्य करता है। परंपरागत अनुकूलित क्रिया में पावलाव सहसहज कार्य करता है। बहुत अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से हमने ये आपको अवगत कराया था, है ना। अब जब अवगत कराया तो फिर दूसरा सिद्धांत इसका कहलाया अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमें देखने को मिला, है ना। नोट करते जाइए। और इसका सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, या इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के नाम से भी ये जाना गया। किसके नाम से जाना गया? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाया। इस सिद्धांत का नाम संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा गया। क्या कहा गया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो घंटी और खाना भोजन का संबंध था, तो इसको जोड़ दिया गया संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। निष्कर्ष में हमने आपको दिया था पावलाव के अनुसार, जब कोई कृत्रिम उद्दीपक घंटी बार बार स्वाभाविक उद्दीपन भोजन के साथ प्रस्तुत की जाती है तो वो अनुबंधित होकर सहकार करने लगती है। बार बार घंटी का बजना और कुछ क्षण बाद
खाना आना। तो ये क्या, जब कोई कृत्रिम उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति उससे क्या हो जाता है, अनुबंधित हो जाता है। इसलिए इसको अनुबंधित का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, इसलिए इसको अनुबंधित या अनुबंधित अनक्रिया का सिद्धांत की श्रेणी भी दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका संबंध प्रतिक्रिया होता है। संबंध सहज क्रिया का भी सिद्धांत है। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा गया, है ना। कुछ बातें और जान लो यहाँ। भोजन यूसीएस और यूसीएस अभी पिछली बार हमने बताया, प्रस्तुत करने पर यहाँ क्या मिलता है, सीआर के लिए तत्पर हम करते थे, ठीक है। ये हमारा उत्तेजन कहलाएगा। उत्तेजन क्या कहलाएगा, सीएस को यूएस के साथ बार बार, घंटी को किसके साथ, खाना के साथ बार बार, कंडीशन स्टिमुलस को और किससे जोड़ते थे, कंडीशन रिस्पॉन्स से जोड़ते थे, तो वो हमारा उत्तेजन कहलाता। घंटी का बजना बार बार किसको प्रस्तुत करता था, उत्तेजन को। तब कि यहाँ विलोपन क्या कहता है, सीएस के बाद यूसीएस, कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस को कहीं नहीं दिया जाता था तो सीआर कैसा हो जाता था, बंद हो जाता था। कंडीशनल रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। तो दो बातें आपको ध्यान रखना, उत्तेजन क्या है और विलोपन क्या है। उत्तेजन आपको पता है, बार बार घंटी बजाना और उसे खाने के लिए उत्तेजित करता था, वो उत्तेजन कहलाता था। जबकि विलोपन क्या कहता था, कुछ देर खाना न देना, वो क्रिया आपकी विलोपन कहलाती थी, है ना। अच्छा, उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है, उद्दीपन विभेदन क्या होता है, बहाव रूपन, बहुत सारी इसमें बातें रही हैं, है ना। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी उसके बारे में भी। अब ये इस प्रकार ये चैप्टर अपना क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नया जो चैप्टर चलेगा वो स्किनर की थ्योरी चलेगी, लेकिन इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित हम देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर क्या है वो देख लेते हैं बड़े आसानी से, है ना। उन क्वेश्चन आंसरों को भी लगा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर क्या है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर है। देखो, अब हमने जो पढ़ा है उसके समथिंग 20 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन। अगर हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो सीखा है वो क्लियर हो जाएगा। पहला, पावलोव का सिद्धांत क्या कहलाता है, अभी हमने बताया था। जो पावलोव का सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया, पावलोव किस देश का था या किस देश के थे, तो हमने अभी आपको बताया पावलोव महोदय कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे, रूस देश के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें, तीसरा प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था, तो हमें पता है पावलोव जो प्रसिद्ध थे उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर या कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट था, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या थी, तो पावलोव के प्रयोग में जो घंटी थी वो उद्दीपन थी। क्या थी, पावलोव के प्रयोग में घंटी उद्दीपन का कार्य करती थी। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या थी, तो उद्दीपन थी। अब देखते हैं 5 में, इससे निकालते हैं, इससे डाल। प्राकृतिक उद्दीपन क्या होता था, तो आपको जो भोजन था वो क्या था, तो भोजन प्राकृतिक उद्दीपन कहलाता था। अभी हमने आपको समझाया था भोजन क्या था, भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपन था, ठीक। नेक्स्ट है, लार का आना। लार का आना क्या था, तो लार का आना प्राकृतिक प्रक्रिया थी, अप्राकृतिक अनकंडीशनल, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया थी, प्राकृतिक रिस्पॉन्स था। घंटी, वो कह रहा घंटी प्लस भोजन के बाद क्या बनता था, तो अनुबंधन यानी कंडीशनल अनुबंधन बनता था। पहले घंटी प्लस भोजन के बाद क्या बनता था, कंडीशनल स्टिमुलस बनता था। बोले तो अनुबंधन बनता था। क्या बनता था, अनुबंधन बनता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घंटी पर लार आना क्या कहलाता था, तो अनुबंधन प्रतिक्रिया
है ना, क्या कहलाएगा, अनुबंधन प्रतिक्रिया कहलाएगा। ये हमने आपको सारी बातें बता दी। अब देखो सारी चीज़ें क्लियर हो रही। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम है, तो पावलोव का सिद्धांत संबंधात्मक अधिगम है। कैसा अधिगम है, संबंधनात्मक अधिगम है। नेक्स्ट है उद्दीपन क्या होता है। सारे लोग जवाब देते चलें, अपना अपना जवाब देते चलें। बताओ उद्दीपन क्या है। तो अभी हमने बताया था जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे वही उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन क्या कहलाता है, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दे वही उद्दीपन कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है प्रतिक्रिया क्या होती है, तो उद्दीपन के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है वो प्रतिक्रिया होती है। जो उद्दीपन होती है, उद्दीपन के तुरंत बाद हमारे जो व्यवहार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकरण क्या है। आपको ध्यान करना, सामान्यीकरण समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया। जो उद्दीपन है समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया देना ही समान प्रतिक्रिया कहलाता है। समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना ही सामान्यीकरण कहलाता है। क्या कहता है, सामान्यीकरण कहता है। अर्थात समान उद्दीपकों पर, जैसे खाना और खाना के बाद प्रतिक्रिया देना, घंटी के बाद प्रतिक्रिया देना, ये सारी क्या कहलाएंगी, सामान्यीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सामान्यीकरण कहलाएगा। भेदभाव क्या है ना, भेदभाव अलग उद्दीपकों पर अलग प्रतिक्रिया देना। जो उद्दीपक, जैसे घंटी बजती थी तो अलग प्रतिक्रिया देता था, भोजन आता था तो अलग प्रतिक्रिया देता था, तो ये आपका भेदभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भेदभाव। बोले तो अलग उद्दीपकों पर अलग प्रतिक्रिया देना भेदभाव। लोप क्या है, ये अभी हमने आपको समझाया था। लोप, एक्सटिंक्शन क्या है, प्रतिक्रिया का समाप्त हो जाना लोप कहलाएगा। जैसे बार बार घंटी का बजना और उसके बाद खाना आना, तो फिर उसको एक बार तुरंत खाना आ गया तो ये लोप कहलाएगा, है ना, एक्सटेंशन, है ना। तो ये हमने आपको बताया भी है, बहुत अच्छे से समझाया भी। पुनरुत्थान क्या है, प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना पुनरुत्थान कहलाएगा। जो जैसे घंटी बजी, यहाँ क्या है, पहले घंटी है ना, तो घंटी के तुरंत बाद क्या आई, लार आई, फिर आया खाना, क्या आया, खाना, और खाना के बाद क्या आई, लार आई। तो ये आपका कहलाएगा पुनरुत्थान। क्या कहलाएगा, पुनरुत्थान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुनरुत्थान, ये आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुनरुत्थान। अब देख लो पावलोव का सिद्धांत किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो शिक्षा और व्यवहार संशोधन में उपयोगी है। किसमें, शिक्षा और व्यवहार संशोधन में इनका सिद्धांत बहुत उपयोगी है। शिक्षा के लिए और व्यवहार संशोधन के लिए इनका सिद्धांत बिल्कुल उपयोगी है। अब देख लो अनुबंधन हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन क्या है, शास्त्रीय उद्दीपन प्रतिक्रिया, जैसे भोजन, यहाँ था ना भोजन, और भोजन के बाद लार, ठीक, इससे पहले घंटी और घंटी के बाद लार, है ना। तो ये उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध क्या कहलाएगा, आपका शास्त्रीय अनुबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाएगा। अब देख लो 19, पावलोव का पूरा का नाम क्या था, तो इवान पावलोव इनका पूरा नाम था। अब देख लो यह सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार को समझाता है, तो यह सिद्धांत हमेशा स्वचालित व्यवहार को समझाता है। किसको समझाता है, स्वचालित व्यवहार को समझाता है ना, स्वचालित व्यवहार को समझाता है। अब देख लो इसमें एक और है प्रैक्टिस, देख लेते हैं हम इसकी प्रैक्टिस। चलिए 1 सेकंड लगेगा, देखते हैं सर, एक और स्लाइड देख लेते हैं तो पूरा आपका कवर हो जाएगा ये, है ना। पूरा पावलोव से कहीं भी प्रश्न आता है, 30 प्रश्न देख लो इसके CDP रहे। पावलोव का संबंध किससे था, तो आपको पता है पावलोव का संबंध शास्त्रीय अनुबंधन से था। किससे था, शास्त्रीय अनुबंधन से था। दूसरा प्रश्न देख लो आप सब। दूसरा प्रश्न कह रहा है पावलोव कहाँ के थे, तो अभी हमने आपको बताया ये रूस के थे। कहाँ के थे, ये रूस के थे। तीसरा मैंने आपके बताया कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, तो आपका कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था, है ना सर। फिर हमने आपको एक और दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन में प्रमुख तत्व क्या था, तो उद्दीपन भी था और प्रतिक्रिया थी, दोनों ये चीज़ें इसमें थी। हमने बहुत अच्छे से स्पीड में लेके चलते हैं।
अनुबंधित उद्दीपन क्या होता है? तो अनुबंधित सीखा हुआ उद्दीपन होता है। और सीखा हुआ उद्दीपन क्या था? घंटी बजती थी और घंटी के बाद क्या आता था? खाना आता था। तो ये सीखा हुआ आपका अनुबंधन कहलाया, है ना। उसके बाद देख लेते हैं पावलाव का संबंध किससे था? तो शास्त्रीय अनुबंधन से था। किससे था? शास्त्रीय अनुबंधन से था। 20 क्वेश्चन इसमें भी देख लेते। कहाँ के थे? अभी हमने बता दिया आपको, ये रूस के थे। कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। प्रयोग किस पे किया था? पावलाव पर किया था। दोनों की बात की थी, है ना। सीखा हुआ उद्दीपन क्लियर हो गया था ये आपका। बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ें कर ली थी, है ना। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।